सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये दांती दुर्ग, बिंदुसार, हरिहर फर्स्ट और नंदीवर्धन। तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हरिहर प्रथम, क्योंकि हरिहर प्रथम और हरिहर और बुक्का ये जो है काकतीय वंश के सेनापति थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 2 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें दिया गया है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को किसका परत चढ़ाया जाता है? तांबे का, एल्युमिनियम का, जस्ते का या टिन का? तो इसमें जो परत चढ़ाया जाता है मित्रों, वो चढ़ाया जाता है जस्ते का। लोहे को आद्रवायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग का जो एक परत जम जाता है और एक ढीली परत ये बैठ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म को उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, वो कौन था? तो ये था आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। जो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वो किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तो ये मनोभ्रंश है, फुसफुसी, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है या तपेदिक है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक या क्षय रोग या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या जो ये होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी? तो ये सूर्यसेन है, भगत सिंह है, अरविंदो घोष है या ऊधम सिंह है? तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। ये दोस्तों 13 मार्च 1940 ईस्वी को ये कैक्सटन हाल जो है लंदन में है, वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब के उपराज्यपाल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न संख्या 7 है। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो वो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1931। तो वर्ष 1931 में जो अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के जो केंद्र में एक चरखा रखा गया है, चरखा जो है रखा गया था। और तिरंगे झंडे का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 8। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून जब लागू किया गया था? तो मित्रों, ये किया गया था मार्शल कानून लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान मार्शल कानून लागू किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस ने किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन में रूप में तय किया था और जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में भी निर्धारित किया गया? तो मित्रों, ये हो जाएगा लाहौर इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन इनको के रूप में तय किया गया और जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में भी निर्धारित किया गया। दोस्तों, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न और
निशान ये पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों वो जो नेता थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और दोस्तों मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता थे जो गैर कांग्रेसी थे और केंद्र में बनाए गए सरकार के प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है इनको। और मोरारजी देसाई द्वारा ये जो अनवरत योजना चली वो 1978 ईस्वी में उनके द्वारा लाया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा है मैप, ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है। और ये जो है ये स्थान पड़ता है, ये त्र्यंबक की पहाड़ी है और यहाँ से ये निकलती है और उसके बाद में ये वैसे होते हुए फिर आकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। एक तरफ होता है ये अरब सागर होता है, अरब का सागर होता है, और ये हिंद महासागर होता है, इधर हिंद महासागर। और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी होता है। तो इसको जो दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा है और सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों ये नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी की जो लंबाई की बात की जाए तो लंबाई दोस्तों इसकी है वो 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा ये कहा जाता है, इसको पहले ही बता चुका है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसी के साथ नर्मदा नदी भी वो जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, पटकाई है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा। हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार देशों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां कही जाती हैं, अर्थात इसमें वर्ष भर जल पाया जाता है, इसलिए 12मासी नदियां कही जाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो किस तरह की जलवायु चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, या शुष्क और वातिक, या बहुत ही ठंडा मौसम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा गर्म और नम। गर्म और नम इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जलवायु जो है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों चाय की खेती के लिए अधिक ताप और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं? जलीय समीर है, स्थलीय समीर है, समुद्री समीर है, या ज्वारीय जो है समीर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो स्थलीय समीर हो जाएगा। ऐसी जो रातकालीन अपघटनीय पवन जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, अर्थात जो स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं वह स्थलीय सागर कहलाती हैं। और स्थलीय समीर और जलीय समीर चलने का सबसे बड़ा कारण होता है ज़मीन और समुद्र का अलग अलग तापमान होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो क्या ब्राज़ील में पाई जाती है, जर्मनी में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, अथवा बेल्जियम में पाई जाती है? तो मित्रों ये जो पाई जाती है ये जर्मनी में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मन के ये बादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित एक जो है वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र में संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है? तो यूएनडीपी जो इसका है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूडीपी का जो गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1965 में। कब हुआ है? 1965 में हुआ है। और दोस्तों यूएनडीपी जो है अर्थात यह है यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए दोस्तों, तो यह है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये IMF के द्वारा की जाती है, यानी इंटरनेशनल मनी फंड के द्वारा की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, या UNDP के द्वारा की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की जाती है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, UNDP के द्वारा ये जो है प्रकाशित की जाती है, अर्थात मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक जो निकाय है, और चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद जो है 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दोस्तों वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आती है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों पर ये किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 19 की यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो मितव्ययितावाद में किया जाता है, व्यक्तिवाद में किया जाता है, पूंजीवाद या संघवाद में किया जाता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी व्यक्तिवाद हो जाएगा। और स्वयं के प्रशासनिक महत्व यानी प्राथमिक महत्व जो होते हैं, उसमें विश्वास जो है, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में व्यक्तिवाद का रूप में संदर्भित किया जाता है। तो चलिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देख लेते हैं। तो 20 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य ये भरना है को बनाए रखना होता है, विनिमय दर को, विकास को बनाए रखना, संपत्ति को बनाए रखना, या मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। अर्थात RBI मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की जो आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित रखता है। और RBI हर दूसरे महीने ये मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, यानी मौद्रिक नीति, क्षमा करना, मौद्रिक नीति की जो है समीक्षा करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर। तो दोस्तों 21 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से कि जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। और संविधान की जो भाग 9 का में अनुच्छेद 243 में ये वर्णन किया गया है, 243 और या 6 और 12वीं अनुसूची जोड़कर जो नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये निम्नलिखित भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन दिया गया है क्रमशः 6 और 11, 7 और 10, 7 और 11 या 8 और 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ये, अर्थात 6 और 11। ये क्रम से जो हैं 6 और 11 हैं। और भारतीय संविधान में जो क्रमशः 6 और 11 मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। और भारतीय संविधान में मूलतः जो 7 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जो हैं दिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो 23 नंबर कहता है महाधिवक्ता भरना है कि प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो कौन बना रह सकता है? महान्यायवादी बना रह सकता है, प्रधानमंत्री बना रह सकता है, या मुख्यमंत्री बना रह सकता है, या राज्यपाल बना रह सकता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ये राज्यपाल जो होता है वो बना रह सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। दोस्तों यदि 24 नंबर की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में अवधि के लिए किया गया है? 4, 5, 3 और 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5 वर्षों के लिए किया गया है। 5 वर्ष इसका सही जवाब होगा।
और जो भारत के राष्ट्रपति और 15वें वित्त आयोग के गठन है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए किए गए हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो N.K. सिंह हैं। कौन है? N. सिंह हैं। ये क्वेश्चन था जिसका उत्तर था 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1949। 1949 इसका सही उत्तर होगा। और भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकृत किया और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को संविधान के समावेश में किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? क्या वो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, ओम का नियम है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या एवोगाड्रो का नियम है? तो दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम है। और घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम बताए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 27वां नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो क्या लीवर होता है, आँखें होती हैं, फेफड़े होता है, या दांत होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो होता है आँखें प्रभावित होती हैं। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर में आँखों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है और वो आँख की कार्निया का जो है सांस्कृतिक रोग है और इससे कार्निया में वृद्धि होती है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये है 28, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल जो H2 होता है अर्थात CO2 और H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन यानी अपचयन क्रिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है दोस्तों 29 है यानी 29 नंबर है। 29 नंबर की बात कर लेते हैं। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डाट मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। साधारण नमक है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, या हल्दी पाउडर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अर्थात पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है और क्लोरीनीकरण जो है एक प्रभावी ऑक्सीकारक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो ये निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो कचनार है, बबूल है, और सर्पगंधा है, या तुलसी है? तो कौन सा पौधा होता है? तो पौधा होता है दोस्तों वो तुलसी होता है। क्या होता है? तुलसी होता है। और तुलसी पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार के लिए किया जाता है और तुलसी को आयुर्वेदिक की संजीवनी बूटी के समान भी माना जाता है। दोस्तों तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओमिसस सेक्ट्रम या ओमिसस टेन्यूफ्लोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो न्यूमेरिक दिया गया है, अर्थात ये सवाल दिया गया है। तो सवाल तो देख लेते हैं पहले। ये दिया है √3 पावर n और 6561 दिया गया है। अब ये क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वर्ग हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ये लिखा है ऑलरेडी, अब इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग जब हटाएंगे तो वर्गमूल जो है हट जाएगा। ये वर्गमूल जो है हट जाएगा। उसके बाद बचेगा 3 की पावर n बराबर हो जाएगा 6561। क्या हो जाएगा? 6561 अर्थात 3 पावर n बराबर हो जाएगा 3 की पावर 8। तो n बराबर जो हो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 8। n बराबर क्या संख्या आ जाएगी? 8।
और उत्तर हमारा 8 जो दिया गया है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी प्रकार एक छोटा सा क्वेश्चन है 32 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। तो यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वो क्या होगी? जो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? एक्स है। प्रश्नों के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो इसमें है एक्स गुणे 40/100, क्योंकि ये 40% है और प्लस 165 है, तो इसका बराबर मान लेते हैं एक्स। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4x/10 बराबर हो जाएगा 165। ये हो जाएगा 165। अब इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं, तो ये है 6x/10 बराबर 165 होता है। तो 6x का मान निकालते हैं, तो 6x बराबर, 1 मिनट कहाँ गया, तो 32 नंबर था। तो ये 6x बराबर हो जाएगा 165 गुणे 10/6। ये वाला 6 आ जाएगा इधर। तो इसको और काट करके छोटा कर लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, यानी 2 से नहीं कटेगा। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। और इसको भी और थोड़ा काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 55 गुणे 5। 55 गुणे 5, इसका जो उत्तर आ जाएगा वही होगा 50 25, 50 25 और 227, यानी कुल मिला के उत्तर जो आएगा वो 275 आएगा। 275 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर दिया गया है। तो दोस्तों ये 33 नंबर कहता है कि 6 सही 1/4 भाग करना है। फिर ये 4 सही 7/8 प्लस 3/4, फिर ब्रैकेट में 9 सही 1/2 है माइनस 7 सही 2/3 का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो मान लिख लेते हैं, अर्थात 6 चौको 24, 6 चौको 24 से 25 करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा। फिर भागे लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 और 37, यानी 37 32 39, सॉरी 8 चौक 32, 32 और 7 39, 39/8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 19, 19 माइनस हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 2 23 ये हो जाएगा 3। अब इस कंडीशन में ये 3 है, एक 5 है, एक 3 है और एक 5 है। तो चलिए इसको फिर हल कर लेते हैं। 25/4 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 39/8 प्लस 3/4 और गुणे करके ये 19/2 माइनस 23/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 तिहाई, इस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4। एक लाइन और लिख देते हैं, भागे इसको लगा देते हैं। तो ये 39/8 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा और ये गुणे हो जाएगा 57 माइनस 46/6। तो 57 माइनस 46 की बात की जाए तो 57 माइनस 46 जो दिया गया है ये बटे 6, तो इसका माना जाएगा 1 और 1, 11/6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिर हल कर लेते हैं। तो ये 25/4 बाहर ही रहने देते हैं। इसका भाग का निशान है 39/8 हो गया और प्लस 11/8 हो गया। इसको हल कर लेना है। दोनों में 8 मिल रहा है, तो 39 और 11 ये 50 हो जाएगा, यानी 25/4 और भागे 50/8 ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 हो जाएगा, ये बटा 4 हो जाएगा, अर्थात 25/4/25/4। तो ये सब मिलाकर 1 हो जाएगा और 1 जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 34 नंबर। 34 नंबर की बात की जाए तो एस पी और क्यू में 33 से 1/3 का कम जो है 3 कम कमाता है, पी क्यू से कितने % अधिक कमाता है, ये सवाल लगाना है। तो इसका जो प्रतिशत है दोस्तों 33 या 99, 100/3
ये 100 बटा हो जाएगा 100 माइनस 100/3, ये हो जाएगा 33×99 100, 100/3 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100/3/200 हो जाएगा, बटा 3, तो 3 से 3 कट गया, गुणे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 यानी 10,000 हो जाएगा, बटा 200 हो जाएगा, 200 2 जीरो कट गया, तो ये 100 बटा हो जाएगा 2 यानी 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 35 नंबर दिया है दोस्तों। यह 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है और 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 10 छात्रों का औसत आयु हमको बताना है। तो सबसे पहले जो शेष 10 छात्रों की औसत आयु है वो 45 है और गुणे 18 है, माइनस 35 है और गुणे 15 है। इसका जो हर का भाग होगा वो 10 है, तो 45 गुणे 18 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 810 और माइनस 525 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। अब ये 810 में से 525 घटाएंगे, तो 810 में से 525 घटाएंगे तो ये 5 हो गया। अब यहाँ बचा 0 0 में से एक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गई 8, ये 7 में 2 यानी 285 कुल मिला के 285 आ जाएगा, ये 285 आ जाएगा दोस्तों। लेकिन बटा 10 भी है तो ये 28.5 हो जाएगा। 28.5 किस में दिया गया है ढूंढते हैं, 28.5 ये में दिया गया है। चलिए फिर आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि त्याग का विलोम है तो परित्याग है, ग्रहण है, विग्रह है या अनिश्चित है। तो त्याग का जो विलोम है दोस्तों वो क्या है, वो है ग्रहण। त्याग का जो विलोम होता है वो ग्रहण होता है, अर्थात कहते हैं त्याग दिया ग्रहण कर लिया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, सुलभ होना, हिंक होना, अमीर होना, तो दुर्लभ होना इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, दुर्लभ होना हो जाएगा। चलिए 37 नंबर तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यह है 38 नंबर। 38 देखते हैं। तो 38 नंबर कहता है कि जिसे मिठाई से क्षमा करना, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, तो दुर्जय होता है, विजित हो जाए, अजय होता है, अज्ञेय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ये दुर्जय होता है। दुर्जय शब्द का अर्थ है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अब चलिए फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर की बात की तो दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें, अवगुण का बताना है। तो द्वेष है, गुण है, प्रेम है या रोष है। तो इसमें पर्यायवाची बताना है दोस्तों कि इसका सही जवाब हो जाएगा जो आपका डी हो जाएगा, दोष। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर सही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। माखन चोर, मक्खन चोर, माखन चोर और माखन चोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माखन चोर। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा माखन चोर, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 41 से लेकर के 43 तक का दिया गया है, इंग्लिश पोर्शन। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इनको जो है पढ़ना है पहले। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश में दिया गया है, मोस्ट ऑफ अस पे लिटिल अटेंशन ऑफ कंट्रीज, हाउ ऑफ्टन डू वी से प्लीज व्हेन वी वांट टू समथिंग और थैंक्स यू व्हेन वी गेट इट। Please and thanks you are the necessities of ordinary conversation, which of prefer to ignore. Countries and are not just a matter of good breeding, but also good manners. They are more than just saying of right things at the right time. We are supposed to know that what we are doing. We should also ensure that our insufficiency and ignorance does not that even intentionally. If we want to invite someone do not know, we may invite him formally through written invitation or through telephone personally, but getting it done by the assistant is an act of discourtesy. चलिए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न हमारा है जो कि दिया गया है, यूज ऑफ
प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट। तो जो प्लीज वर्ड है और थैंक यू है वो क्या इंडिकेट करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इंडिकेट करता है गुड अपब्रिंगिंग ऑफ दी गुड मैनर्स। ये गुड मैनर्स को यानी अच्छे व्यवहार को, अच्छे मैनर्स को जो है इंडिकेट करता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 42। तो 42 देख लेते हैं। ये है सेइंग द राइट थिंग्स ऑफ द राइट टाइम इंश्योर दैट। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, बी आर कंट्रियस, अर्थात बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देख देते हैं। तो एन एक्ट ऑफ इनवाइटिंग समवन बिकम डिस्करेस्ड यानी डिस्करेस्ड इज। तो ऑप्शन है बी आर पोलाइट, और बी टेलीफोन पर्सनली, बी सेंड रिटर्न इन्विटेशन, बी गेट इट डन बाय द असिस्टेंट। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी गेट इट्स डन बाय एन असिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कहता है सेलेक्ट दी एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये दिया गया है वर्ड रेलुसेंट, इसका जो है एंटोनिम्स बताना है। तो इसका जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, रेलेंट्स मीन्स होता है अनिच्छुक, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, इसका होता है अनिच्छुक, इसका अनिच्छुक होता है। तो इसका इच्छुक हमें बनाना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा विलिंग। विलिंग इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका मतलब होता है इच्छुक, इसका हो जाएगा इच्छुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45। तो इंग्लिश पोर्शन से जो 5 क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। तो ये दिया है 5वां, सेलेक्ट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी इस आइटम का जो है मीनिंग बताना है। कलर एज कुकुम्बर, कलर एज कुकुम्बर। तो इसका जो है दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बी कॉलम, टू बी कॉलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका अर्थ जो होता है ये होता है काफ़ी शांत होना। क्या होता है? काफ़ी शांत होना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है 46 नंबर। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में चैरिटी को 105 और डे टाइम को 112 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में PENALIZE को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों पहले लिखेंगे, ये CH यानी लिख लेते हैं C और H, उसके बाद ARITY। अब इसके विपरीत क्रम को लिखते हैं। तो C का होता है X और H का होता है S, इसी प्रकार A का होता है Z और R का होता है I, और जो I का होता है दोस्तों R, और T का होता है G और Y का होता है B। इसके विपरीत क्रम में इसका मान, स्थानीय मान निकाल लेते हैं, यानी कि जो अंक जिस स्थान पे है उसको निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 24, प्लस S का हो जाएगा 19, प्लस Z का हो जाएगा 26, प्लस I का हो जाएगा 9, प्लस R का हो जाएगा 18, प्लस G का हो जाएगा 7, प्लस B का हो जाएगा 2। अब इनको ओवरऑल अगर हम जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 4 9 4 13, 13 और 6 19, 1 20, 8 28, 28 और 8 ये हो जाएगा 36, 36 और 4 40, 3 43, 43 2 45 और 4 हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 9 9 1 10। तो ये हो जाएगा 105। इसी प्रकार दोस्तों हमको लिखना है। तो अब यहाँ से जो है इसको उठा लेते हैं, अर्थात PE और NALIZE, इसका विपरीत क्रम उठाते हैं। तो विपरीत क्रम में P का हो जाएगा, K हो जाएगा, E का हो जाएगा, B और N का हो जाएगा M, A का हो जाएगा Z, L का हो जाएगा वो, I का हो जाएगा R, Z का हो जाएगा ये, और E का हो जाएगा V। तो इनका जो है मान लिख लेते हैं। तो K का होता है दोस्तों 11, इसी प्रकार B का होता है 22, M का होता है 13 और Z का होता है 26, O का होता है 15 और R का होता है 18। उसी क्रम में फिर A का होता है 1 और B का होता है 22।
अब इसको जोड़ देते हैं तो ये देखते हैं कितना आएगा। तो 2 1 3, 3 8 और 3 11, 11 और 5 14, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 3 हो जाएगा 25, 25 2 27 और 1 28 हो जाएगा। कैरी आया 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 5 6 6 2 8, 1 9 9 2 11, 1 12, कुल मिला के दोस्तों 128 आ जाएगा। ये 128 आ जाएगा, जो कि 128 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो जैसे पुस्तक का बस्ता से संबंध है, तो गैस स्टोव का संबंध किससे होगा। तो जब पुस्तकें जो है बस्ते में रखी जाती हैं तो गैस स्टोव कहाँ रखा जाता है, यानी गैस स्टोव जो है कहाँ काम में आता है, तो रसोई घर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। यह निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, ये 17 है, 17 फिर है, 34 है, 102 है, 408 है और ये ज्ञात करना है। इसको लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं इसको। तो दोस्तों पहले लिख दिए 17, फिर लिख दिए 17, फिर लिख दिए 34, फिर लिख दिए 102, फिर लिख दिए 408 और फिर यहाँ ज्ञात करना है। तो 17 यानी 1 से गुणा किए और 17 को 2 से गुणा किए और 34 को 3 से गुणा किए तो 102 हो जाएगा। इसी प्रकार 102 को जो 4 से गुणा करेंगे तो 408 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 408 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 408 को 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 8 40 और ये 4 और 5 24 यानी 2040। तो आंसर जो हमारा आ गया वो 2040, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 49। यदि ए % बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए और हैश बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो व्यंजक ये दिया गया है, इसमें क्या संबंध होगा। तो चलिए इनको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार जो है, अगर जो परसेंटेज की बात की जाए तो इसका है पुत्री है पहले। तो सबसे पहले तो ये जो है आरेख हम बना लेते हैं। तो आरेख जो है ये प्रतिशत का यहाँ देख लीजिए, व्यंजक जो दिया गया है B% A यानी B% G दिया गया है, तो ये पुत्री है। तो पुत्री पहले बना लेते हैं, अर्थात ये B जो है पुत्री है। B क्या है, यहाँ बनाते हैं B पुत्री है और यहाँ ये पुत्री हो गई। उसके बाद फिर कहता है यहाँ G एंड H, एंड वाले ऑप्शन में कहता है कि पत्नी है। तो कौन पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है। तो इस कंडीशन में जी जो है पत्नी है, तो जी यहाँ हो जाएगा और जी पत्नी है तो इसका पति जो है एच हो जाएगा या इस कंडीशन के अनुसार। उसके बाद में फिर ये दिया गया है तीसरा हमारा ए हैच बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो ये बी का पुत्र है, मतलब यहाँ जो है इसका ये पुत्र है। तो यल यहाँ दिया गया है जी और जेड यानी एल जेड, तो ये पुत्र एल का पुत्र एच है और यहाँ भी ये पत्नी हो जाएंगे तो जेड हो जाएगा। तो इसको चलिए और ऑप्शन को मिटा देते हैं। तो ये सब मिटा देते हैं फालतू चीज़ें, तो ये हो जाएगा। अर्थात इस क्रम में अगर देखा जाए तो जेड जो है ये क्या है, ये पति पत्नी दोनों हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों पति पत्नी हैं, अर्थात ये इनके पुत्र हैं और फिर इनकी पुत्री है। तो इसमें पूछा गया है कि जी का जेड से क्या संबंध है। तो जेड ये है और जी, ये जेड का जी से क्या संबंध है। तो एच जब इसका पुत्र हो गया तो जी इसकी पत्नी हो गई, अर्थात ये जेड की जो है ये पुत्र वधू है, जेड की पुत्र वधू है, अर्थात इसका पुत्र है इसकी पत्नी है। तो ये पुत्र वधू ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन बी पुत्र वधू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो दोस्तों 1 जनवरी 96 से 16 सितंबर 1996 तक का जो है दिनों की संख्या देख लेते हैं। तो ये दिनों की संख्या देख लेते हैं, दिनों की संख्या इसको निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा
यानी 1 जनवरी एक तो बीत ही गया, तो इसमें बचा 30। उसके बाद फरवरी हुआ तो 29 का फरवरी होगा, क्योंकि 1996 जो। चलिए फिर उसके बाद ये मार्च 31 का हो जाएगा। उसके बाद फिर 30 का हो जाएगा अप्रैल, फिर 31 का हो जाएगा मई, फिर जून 30 का हो जाएगा, फिर उसके बाद जुलाई 31 का हो जाएगा, और फिर अगस्त जो है 31 का हो जाएगा, प्लस ये 16 सितंबर दिया गया है तो ये 16 हो जाएगा। कुल जो दिनों की संख्या जोड़ने पर हमें मिलेगी 259। दिनों की संख्या मिलेगी 259। और दोस्तों 259 को अगर 7 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी ये इसको काटते हैं तो 7 त्रिक 21, 21 और 7 7 49, यानी 37 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों विषम दिनों की संख्या जो आएगी वो 0 आएगी। और जब विषम दिनों की संख्या 0 आती है तो इस कंडीशन में वो सोमवार ही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा सोमवार, सोमवार होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में सोमवार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है फसल बीमा योजना के किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है या कर्नाटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज या संयुक्त अरब अमीरात? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये और बी दोनों में, पापुआ न्यू गिनी में भी है और फिजी में भी है। दोनों देशों ने जो है सम्मान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं राज सुब्रमण्यम, गीतांजलि श्री, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, राज सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ये ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये 1929 में दिया जा रहा है, 1929 से अवार्ड जो है दिया जा रहा है। चलिए 57 नंबर देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मित्रों वो करेगा भारत। भारत जो है क्वाड की मेजबानी करेगा और ये वर्ष 2023 में क्वाड की बैठक हिरोशिमा में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणवीर सिंह ने जीता है, रणबीर कपूर ने जीता है, राजकुमार राव ने या अल्लू अर्जुन ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी, राजकुमार राव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन पर पहले पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 59 नंबर। 59 नंबर की बात की जाए दोस्तों तो ये है 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, गुजरात टाइटंस ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, लखनऊ और सुपर जायंट्स ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? अभिनव मनोहर, अजीत डोभाल और अजय लांबा या राजीव गौबा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय लांबा। अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 61 नंबर
61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो मित्रों वो जो संख्या अधिक है वो उत्तर प्रदेश में अधिक है, अर्थात उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा में निर्वाचन संख्या जो है सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर की यदि बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई है। 1955, 53, 1956 या 1954। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 में स्थापित की गई है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर की यदि बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है। धूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है या कठपुतली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो घूमर हो जाएगा। घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है और ये नृत्य राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा विकसित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 64 नंबर की बात की जाए तो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों वो किया जा सकता है गार्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 65 की बात की जाए दोस्तों तो विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 15 अगस्त को अथवा 2 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 की यदि बात करें तो आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है। तो मित्रों जो आगा खां कप खेल है वो आपके हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, गंगोत्री है या रुद्रप्रयाग है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो देवप्रयाग हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों वो किया है WG रोजन ने। किसने किया है? WG रोजन ने किया है और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है। मनीला में है, वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है या जेनेवा में है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो एन किस देश की मुद्रा है। तो मित्रों एन की यदि बात की जाए तो ये जापान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। इसी प्रकार सर्बिया की मुद्रा जो है वो सर्बियन दीनार है। सर्बिया की मुद्रा है सर्बियन दीनार। और मैक्सिको की मुद्रा है ये है पेसो। और थाईलैंड की जो मुद्रा है ये दोस्तों है बाहत। और ये जो है जापान की मुद्रा है तो ये क्या है? एन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये 71 से 75 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इस गद्यांश को सबसे पहले देखते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय में नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। चलिए कुछ भाग अगले पेज में है उसको भी देख लेते हैं। तो अगले पेज में चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। तो ये है यहाँ से, चलिए 1 मिनट। हाँ तो ये देखते हैं विश्व में विचारक 10 में से 1 व्यक्ति होता है। इसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अल्प जो है अत्यल्प होती हैं। पूंजी का जो रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राजा अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला पर वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांत निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वो अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं
जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वो अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंतु जो है महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। चलिए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये दिया 71 नंबर, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य अगर दोस्तों है तो वो है ढेर से, यानी ढेर सारे अंबारों से लाद दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 की बात की जाए तो भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो भली भांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भली भांति इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। तो भौतिक लाभ जो नहीं लुभाते दोस्तों, वो रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 74 नंबर देख लेते हैं। पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है क्या है? एक ग्रंथ है, विरासत है, धन संपत्ति है, या एक विचार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। ये जो भी आंसर दिए जाने हैं वो पैराग्राफ के आधार पर ही दिए जाने हैं। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। चलिए अब दूसरा पैसेज भी देख लेते हैं जो 76 तक का 80, यानी 76 से लेकर के 80 तक में दिया गया है। तो इसको भी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वह माता पिता हों या शिक्षक हों, उनके खाते में सफलता के साथ साथ असफलता और निराशा भी दर्ज होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? एक मुख्य समस्या तो ये है कि पढ़ाने वाली का विश्वास बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं पर काफ़ी कम होता है। ये बात मैं यूँ ही नहीं कर रहा, बल्कि एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक शिक्षक प्रशिक्षण होने के आधार पर कह रही हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कई बार मैं उस पाठ को लेकर बच्चों दूसरी, तीसरी या फिर पाँचवीं के सामने खड़ी होती हूँ, तो ये मुझे उन्हें पढ़ना है, मेरे पास कुछ जानकारी है तो बच्चों को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानकारी उन्हें क्यों देना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि वो इसके बारे में नहीं जानते। इसे जानने में उन्हें मज़ा आएगा या दुनिया के बारे में उनके नज़रिए का विस्तृत करने की मदद करेगी। ये उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी, भले ही थोड़ा सा है। तो ये एक शिक्षिका जो है अपने स्टूडेंट्स के बारे में कह रही है कि उनको जो है कैसे ज्ञान देना है, कैसे पढ़ाना है, और इसके बारे में सारी चीज़ उन्हें कैसा इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें वो शिक्षिका कह रही है। तो चलिए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। तो ये प्रश्न हमारे जो दिए गए हैं, हाँ इसमें कुछ पोर्शन अभी बच गया है तो देख लेते हैं। तो शिक्षिका कहती है, कभी कभार पढ़ाना शुरू करने से पहले कि मेरे दिमाग में ये मेरे दिमाग में ये ख्याल बुदबुदाना शुरू कर देता है कि शायद उन्हें ये पहले भी मालूम हो कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, तो उन्हें कुछ बताने के बजाय मैं उनके सामने सवाल रख देती हूँ। ये शिक्षिका का कहना है। तो इसमें जो है ये सवाल दिया गया है, लेखिका को कौन सा ख्याल परेशान करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कहीं बच्चे उनके विषय में जानते हैं या नहीं जानते, पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। अर्थात जो पढ़ाने जा रहे हैं कहीं बच्चे उनके विषय में पहले से ही तो नहीं जानते। ये बार बार लेखिका के जो है ख्याल को परेशान करता है। चलिए आगे 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है, गद्यांश में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? तो मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या जो है बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता है, ये मुख्य समस्या है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं से सवाल करना क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है? ये हो जाएगा, ये पढ़ने के उद्देश्य और तरीके निर्धारित करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79।
79 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अवतरण से संकेत किया गया है। तो जो गद्यांश का अवतरण दिया गया है इसे क्या संकेत किया गया है? तो इसे संकेत किया गया है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, अर्थात उनके जो ज्ञान होते हैं, यानी जो पहले के ज्ञान होते हैं आपके ज्ञान से उनको जोड़ दिया जाता है और पूर्व ज्ञान से उनको आधुनिक ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको ज्ञान को जोड़ करके उनको समझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? वाक्य में यदि हिंदी सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है, ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 81 से लेकर के 85 यानी 81 से लेकर के और जो 100 तक के हैं यानी 20 क्वेश्चन जो है वो DI के दिए गए हैं, यानी डाटा इंटरप्रेटेशन के दिए गए हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। आप टेलीग्राम में दिए गए लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और PDF प्राप्त करके इसको हल करते रहें। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।